हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाग 24। हमारा प्रथम अध्याय था भारत का वैभवपूर्ण अतीत। उसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे वैदिक काल जो हमारा चल रहा था, और आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था। इससे पहले जो यानी कि अपन पढ़ चुके थे वैदिक आपके यानी कि वैदिक काल, जिसको अपने इंट्रोडक्शन पूरा देख लिया था। और उससे पहले वाले भागों में अपन पढ़ रहे थे सिंधु सरस्वती सभ्यता। वहाँ पर भी अपन ने देखा कि वहाँ पर किसी प्रकार की जो राजनीतिक यानी कि एक तरह से व्यवस्था थी उसके हमको कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं। सिर्फ हमने अनुमान लगाया था कि जो वहाँ की यानी कि एक तरह से नगर नियोजन की जो व्यवस्था थी कि वो नगर नियोजन की व्यवस्था किसी केंद्रीकृत यानी कि शक्ति के द्वारा ही नियोजित हो सकती है। लेकिन वैदिक काल के अंतर्गत राजनीतिक जो व्यवस्था है उसके हमको साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो ठीक है, आज हम उसी को शुरुआत करते हैं। यहाँ पे वैदिक काल में व्यवस्थित राजनीतिक जीवन की शुरुआत हो चुकी थी। वैदिक काल में एक व्यवस्थित राजनीतिक जीवन की शुरुआत हो चुकी थी। इस समय की सबसे छोटी इकाई कुल परिवार थी तथा सबसे बड़ी इकाई थी वो क्या थी? राष्ट्र थी। इस समय की जो सबसे छोटी इकाई थी वो क्या थी? कुल यानी कि परिवार थी, तथा सबसे बड़ी जो इकाई थी वो क्या थी? राष्ट्र थी। राजनीतिक संगठन का अगर अपन अवरोही क्रम देखें तो राष्ट्र, उससे छोटा जन, जन से छोटा विश्व, विश्व से छोटा ग्राम और ग्राम से छोटा कुल। यानी कि सबसे छोटा कौन सा भाग हो गया? कुल, जिसको अपन क्या कहेंगे? परिवार। कुछ परिवारों को मिलकर के यानी कि अनेक परिवारों से आपका ग्राम बनता था। कुछ ग्रामों को मिलकर के आपका विश्व बनता था। विश्व को बना करके जन बनता था और जन से आपका राष्ट्र यानी कि देश बनता था। तो सबसे पहले बात करें अपन सबसे छोटी इकाई कुल की, तो ऋग्वेदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था की सबसे छोटी की इकाई कौन सी है? परिवार थी, जिसे कुल भी कहा जाता था और कुल का नेता कुलुप कहलाता था। तो छोटे छोटे क्वेश्चन आपको ध्यान रखने कि यानी कि आपके वैदिक काल की सबसे छोटी राजनीतिक व्यवस्था की इकाई कौन सी है? परिवार, जिसे क्या कहा जाता है? कुल कहा जाता है। और कुल का यानी कि जो अधिकारी होता है, नेता होता है, वो कौन कहलाता है? कुलुप कहलाता है। जैसे कि परिवार का मुखिया होता है, उसी प्रकार से नेक्स्ट आपके ग्राम, कि अनेक परिवारों को मिलाकर के एक ग्राम का निर्माण होता था। ग्राम के प्रधान को ग्रामीणी कहा जाता था। अनेक परिवारों को मिलाकर के एक ग्राम का निर्माण होता था तथा ग्राम के प्रधान को ग्रामीणी कहा जाता था। ग्रामीणी ग्राम का एकमात्र प्रशासनिक अधिकारी होता था। विस, अनेक ग्रामों को मिलाकर के एक विस का निर्माण होता था। विस का सर्वोच्च अधिकारी विसपति कहलाता था। जन, अनेक विषयों को मिलाकर के एक जन का निर्माण होता था और जन का सर्वोच्च होता था वो कौन होता था? आपका गोप होता था। वहीं राष्ट्र की बात करें तो आपके देश या राष्ट्र को देश या राज्य को राष्ट्र कहा जाता था, जिसका मुखिया कौन होता था? राजा होता था, यानी कि आपके शासक होता था। राजा उस समय आपका कैसा होता था? वंशानुगत होता था। ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है कि कभी कभी राजवंश से चुनकर राजा भी बनाया जाता था, कि मान लो कभी राजा आपका यानी कि अयोग्य हो या किसी प्रकार के यानी कि कोई आकस्मिक उसका निधन हो गया हो या कोई ऐसी यानी कि समस्या आ जाए, तो ऐसी स्थिति में राजवंश से किसी दूसरे सदस्य को चुन करके भी राजा बनाया जा सकता था। लेकिन राजा वहां पर यानी कि निरंकुश नहीं था, क्योंकि उसके ऊपर बाउंडेशन थी, यानी कि उसके ऊपर यानी कुछ अधिकार उसको दिए गए थे कि राजा को राज्याभिषेक के समय प्रजा हित की शपथ लेनी होती थी। राजा जब अपना यानी कि कोरोनेशन अपना राज्याभिषेक करवाएगा उस समय यानी कि उसको क्या लेनी पड़ेगी? प्रजा हित की शपथ लेनी होती थी। और उसी के साथ साथ जनता है, जनता यानी कि राजा को कर देती थी, जिसे बलिहर्त कहा जाता था। वैदिक काल में जनता है वो कर देती थी, टैक्स देती थी, जिस टैक्स को यानी कि क्या नाम दिया गया यहाँ पे? बलिहर्त नाम का या बलिहर्त कहा जाता था। ऋग्वेद में यानी कि एक तरह से जैसे कि अपन बात कर रहे थे जनों की, तो ऐसे यानी कि 5 मुख्य जन थे जिनको यानी कि पंचजना के नाम से जाना जाता था। तो ऋग्वेद में पंचजना का अनेक स्थानों पर यानी कि एक तरह से हमको उल्लेख मिलता है। प्रमुख 5 जन पंचजना है, वो प्रमुख जन कौन कौन से हैं तो वो आपको याद रखने होंगे, ये पूछा जाता है आपके 2 नंबर क्वेश्चन में। तो प्रमुख पंचजना है वो है आपके अणु, यदु, तुर्वस, पुरु एवं दुहा थे। कौन कौन से हो गए? अणु हो गए, यदु हो गए, तुर्वस हो गए, पुरु हो गए एवं दुहा थे। वहीं अपन बात करें तो उस समय के अंतर्गत यानी कि आपके जब भी पंचजन थे, ऋग्वेद की अपन बात कर रहे हैं वैदिक काल की, तो उसी समय के अंदर वहां पर एक आपकी यानी कि वॉर हुआ, एक युद्ध हुआ, जिस युद्ध को 10 राग युद्ध के नाम से जाना जाता है। एक युद्ध हुआ जिसे किस नाम से जाना जाता है? आपके 10 राग युद्ध के नाम से। वो ये हुआ किस किस के मध्य? तो एक यानी कि आपके राजा है, और जो यानी कि कौन से जन का राजा है? वो है आपके भरत जन का। भरत जन है, भरत जन का एक राजा है जिसका नाम है सुदास। भरत जन का राजा कौन हो गया? सुदास। और उसके सामने यानी कि आपके कौन है? 10 जनों के राजाओं के साथ यानी कि एक तरह से युद्ध हुआ। एक तरफ तो यानी कि भरत जन का राजा सुदास अकेला है, दूसरी तरफ यानी कि 10 जनों के राजाओं है। इन दोनों के मध्य युद्ध लड़ा गया, लेकिन फिर भी इसके अंदर अकेले यानी कि भरत जन के राजा सुदास की इसमें विजय हुई थी। ये युद्ध हुआ कहाँ पे? तो वो रावी नदी के तट पर हुआ था। रावी जिसको परुष्णी भी कहा जाता है। 10 राग युद्ध के अंदर यानी कि 10 राजाओं के अंदर कौन कौन थे? तो पंच तो आपके 5 जन थे। 5 जन कौन कौन से थे आपके? अणु, यदु, तुर्वस, पुरु एवं दुहा। 5 तो ये लोग थे। इसके अलावा 5 अन्य लोग थे, अलील, पक्त,
भलासन, पिसाणी व शिव जनपद थे। तो इसी प्रकार से यानी कि हमने देखा कि जो 10 राग युद्ध है किन किन के मध्य हुआ, राजा सुदास और 10 जनों के मध्य। कहाँ पर हुआ, तो रावी नदी के तट पर हुआ। विजय किसकी हुई, सुदास की हुई। ऐसा क्या कारण था कि जिसके कारण यानी कि एक तरह से आपकी ये युद्ध हुआ। तो इस युद्ध के अगर अपन कारण की बात करें तो इसका यानी कि एक प्रमुख कारण अगर देखें यहाँ पर, तो राजा सुदास के समय में यानी कि राजा सुदास ने अपने दरबार के अंदर यानी कि एक तरह से जो उसका पुरोहित था वो था कौन, विश्वामित्र। तो विश्वामित्र को पुरोहित के पद से हटा दिया गया और उसके स्थान पर एक नए व्यक्ति जिसका नाम था वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया था। राजा सुदास ने क्या किया, विश्वामित्र नाम का जो यानी उसका पुरोहित था उसको उसके पद से हटा करके वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया। इसीलिए विश्वामित्र ने 10 राजाओं को संगठित करके सुदास से युद्ध किया था। भाई विश्वामित्र को उसके पद से हटा दिया, उसके स्थान पे दूसरे व्यक्ति वशिष्ठ को रख लिया, इसलिए विश्वामित्र नाराज हो जाएगा, दरबार छोड़ के वहां चल जाएगा और 10 जनों को यानी कि राजाओं को संगठित करके यानी कि सुदास के खिलाफ कर देगा और फिर यानी कि युद्ध होगा। लेकिन इस युद्ध के अंदर सुदास की ही विजय होती है। राजा के प्रशासनिक कार्यों में सहयोग के लिए पुरोहित व सेनानी की भूमिका महत्वपूर्ण होती थी। उस समय के अंदर आपसे पूछा जाए, जैसे अपन राजनीतिक व्यवस्था पढ़ रहे हैं तो राजनीतिक व्यवस्था में यानी कि आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेदिक कालीन या आपके वैदिक काल की कोई 2 विदुषी महिलाओं के नाम बताइए। विदुषी यानी कि आपके विद्वान महिलाओं के नाम। तो 2 महिलाओं के नाम आपको बताने हैं, जिसके अंदर आप यानी कि एक तरह से यहाँ पर ये देख सकते हैं, एक का नाम हो गया घोषा और एक का नाम हो गया और लोपमुद्र। घोषा और लोपमुद्र ऋग्वेदिक कालीन की 2 विदुषी महिलाएं थी। और भी काफ़ी महिलाएं हैं लेकिन 2 महिलाओं का यानी कि खास नाम अपने को देखने को मिलता है, घोषा और लोपमुद्र का। तो ये आपको दोनों नाम यहाँ पे याद रखने हैं। उसी के साथ साथ नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि राजनीतिक व्यवस्थाओं से जुड़ी हुई कुछ यानी कि एक तरह से यहाँ पे संगठन थे। तो संगठन के अंतर्गत आपके यानी कि 2 यहाँ पे मुख्य समिति की अपन बात करें तो एक है सभा और एक है आपके समिति। सभा और समिति थी क्या, तो सभा व समिति वैदिक काल में राजनीतिक संगठन की एक महत्वपूर्ण घटक थी। सभा व समिति वैदिक काल में राजनीतिक संगठन की एक महत्वपूर्ण घटक थी जो राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाने वाली क्या है कि सभा व समिति वैदिक काल में राजनीतिक संगठन की एक महत्वपूर्ण घटक थी जो राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाने वाली तथा राजा को परामर्श एवं न्याय कार्य में सहयोग करती थी। समिति एक आम जनप्रतिनिधि सभा होती थी जिसमें राजनीतिक एवं सामाजिक विषयों पर विचार होता था। राजा भी इसके अंदर भाग लेता था। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे सभा की कि समिति की तुलना में सभा है वो क्या है, छोटी है। समिति एक बड़ी है या आम जनप्रतिनिधि है, पूरी जनता इसमें भाग लेती है, राजा भी इसमें भाग लेता था। जनता के यानी जो भी राजनीतिक और सामाजिक विचार थे उनके ऊपर यानी विषयों पर विचार यहाँ पर किया जाता था। सभा समिति की तुलना में सभा छोटी संस्था थी। सभा में ज्येष्ठ या विशिष्ट व्यक्ति ही भाग लेते थे, यानी कि बड़े एवं प्रमुख व्यक्ति इसमें भाग लेते थे। सभा अनुभवी वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों की संस्था थी। जो सभा है वो क्या है, आपके अनुभवी वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों की संस्था थी, यानी कि इसके अंतर्गत ये लोग ही यहाँ पर भाग लेते थे। तो उसी के साथ साथ आज अपन यानी कि वैदिक काल है जिसकी राजनीतिक व्यवस्था इन पॉलिटिकल सिस्टम को अपन ने पढ़ा। पॉलिटिकल सिस्टम इसके अंदर अभी और भी आगे हमारे बिंदु है जिसको अपन पढ़ेंगे भाग 25 में। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत यानी कि आपको एक बार फिर से देखेंगे कि जो वैदिक काल है राजनीतिक व्यवस्था यानी कि एक तरह से उसकी शुरुआत हो चुकी थी। एक व्यवस्थित क्रम के अंतर्गत राजनीतिक जीवन की शुरुआत है वो वैदिक काल में हो चुकी है, उसके साक्ष्य हमको मिलते हैं। और उस समय की जो सबसे छोटी यानी कि राजनीतिक इकाई थी वो कौन सी थी, आपकी कुल थी। कुल किसे कहते थे, परिवार को। तथा सबसे बड़ी जो इकाई थी वो किसकी थी, राष्ट्र थी। राष्ट्र किसी को कहते हैं अपन, राज्य या देश को। तो उसी प्रकार से इनके सबके अलग अलग यानी कि प्रमुख भी होते थे। कुल का प्रमुख कौन कहलाएगा, कुलुप। ग्राम का ग्रामणी। विष का विस्पति। जन का गोप। और राष्ट्र का कौन होता था, आपके यहाँ पर जिसका मुखिया राजा होता था। तो ये सब आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं किसका क्या होता था किसका क्या नहीं होता था। एक क्वेश्चन ये बनता है पंचजन, तो अणु, यदु, तुर्वस, पुरु एवं धुआ, ये इसके प्रमुख पंचजन हो गए। 10 राग युद्ध किस चीज के मध्य हुआ, कहाँ हुआ, तो रावी नदी के तट पर हुआ था। किसके मध्य, तो भरतजन के राजा था सुदास और उसके अलावा 10 अन्य राजाओं के मध्य युद्ध हुआ था। 10 राग युद्ध का कारण यह था कि राजा सुदास ने अपने विश्वामित्र नामक पुरोहित को यानी कि अपने पद से हटा दिया था और उसके स्थान पर वशिष्ठ को बना लिया था। इसलिए विश्वामित्र नाराज होकर के यानी कि 10 जनों के राजाओं को अपनी तरफ करके सुदास के खिलाफ करके युद्ध करवाता है। ऋग्वेदिक कालीन 2 विदुषी महिलाएं घोषा और लोपमुद्र हो गई। सभा और समिति वो आपको यहाँ पर पढ़नी है कि समिति एक आम जनप्रतिनिधि सभा थी, जबकि सभा समिति की तुलना में एक छोटी संस्था थी जो कि एक विशिष्ट या प्रतिष्ठित व्यक्तियों की ही सभा थी। तो इसी के साथ साथ आपका जो यानी वैदिक काल है राजनीतिक व्यवस्था का ये पहला भाग था जो हमारा हो चुका है। भाग 25 जिसके अंदर अपन राजनीतिक व्यवस्था ही पढ़ेंगे, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे यानी कि राजनीतिक जो व्यवस्था है महाकाव्य काल में, महाजनपद काल में एवं वैदिक काल के अंदर या प्राचीन काल के अंतर्गत यानी कि हमको
कॉन्स्टिट्यूशन के। जिस प्रकार से आज हमारा यानी कि राजनीतिक व्यवस्था है वो संविधान के ऊपर टिकी हुई है, उसी प्रकार से वैदिक काल में भी यानी कि हमको संविधान के लक्षण देखने को मिलते हैं, संविधान के यानी कि साक्ष्य हमको प्राप्त होते हैं। तो क्या संविधान वहाँ पे था या नहीं था, इन सभी बातों के लिए हम पढ़ेंगे भाग 25। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।